नमस्कार मित्रों। संघ पर वैसे तो 3 बार प्रतिबंध लगे, 1948 में, फिर इमरजेंसी के समय और फिर जब विवादित बाबरी ढांचा ढाया गया। तो इस तीनों प्रतिबंधों में सबसे ज़्यादा चर्चा होती है 1948 के प्रतिबंध की। इसलिए नहीं कि वो सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा लगाया गया था, बल्कि इसलिए भी कि वो गांधी की हत्या से जुड़ा हुआ मामला था और उसमें इतने सारे नैरेटिव्स हैं जिसके विषय में बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से तथ्यों और तर्कों के आधार पर और विथ प्रूफ आपको ये साबित करने वाला हूं कि इसमें वास्तविकता क्या थी और किस तरह का नैरेटिव गढ़ा गया। सबसे पहले ये कि जो प्रतिबंध लगा 1948 में गांधी की हत्या के बाद, क्या उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कोई भूमिका थी? दूसरा कि प्रतिबंध जब हटाया गया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, तो क्या कुछ शर्तों के साथ हटाया गया था, जैसा कि नैरेटिव क्रिएट किया जाता है कि हम किसी पॉलिटिकल एक्टिविटीज में भाग नहीं लेंगे, या हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, या हम संविधान पर पूर्णतः विश्वास रखेंगे, आस्था रखेंगे। इस तरह का एक भ्रम फैलाया जाता है। और तीसरा, पटेल जी क्यों मजबूर हो गए आरएसएस को प्रतिबंधित करने के लिए। तो आज इन्हीं सब विषयों पर हम लोग बातचीत करेंगे और इसमें तथ्यों और तर्कों के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि ये सारे नैरेटिव्स और सारी बातें किस तरह से किस लेवल तक सत्य हैं। बाकी निर्धारित करना आपके ऊपर है। हुआ यूं कि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी की 3 गोली मारकर हत्या कर दी, जब वो अपनी प्रार्थना सभा करने जा रहे थे। और 5 दिन बाद 4 जनवरी 1948 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया और उसके तत्कालिक सरसंघ चालक माधव सदाशिवराव गोलवलकर जी को, जिनको गुरुजी कहा जाता था, इनको अरेस्ट कर लिया गया। और उसी दिन, मतलब 24 घंटे के अंदर में जहां भी शाखाएं लग रही थी, स्वयंसेवकों को अरेस्ट किया जाने लगा और लगभग 17,000 स्वयंसेवक अरेस्ट कर लिए गए। वैसे तो 6 अगस्त 1948 को ही गुरुजी की बेल हो गई और 12 जुलाई 1949 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को प्रतिबंधों से मुक्त भी कर दिया गया। लेकिन जो उसके ऊपर आक्षेप लगे, जिस तरह का नैरेटिव बिल्डिंग हुआ हमारे समाज में, जिस तरह की मैसेजिंग की गई, जो आज तक भी लोगों को गुमराह कर रही है, और इसकी सत्यता जानने के लिए हमें थोड़ा सा उसी दौर में चलना पड़ेगा। और इसमें सबसे पहला जो हमें देखना है, 27 फरवरी 1948 को ही, जब एक महीना भी नहीं गुजरा था, उप प्रधानमंत्री गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने एक पत्र लिखा जवाहरलाल नेहरू को। इस पत्र को आप सिलेक्टेड करेस्पॉन्डेंस ऑफ सरदार पटेल 1948 से 1950 वॉल्यूम 6, इसमें आप पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। इसमें बहुत स्पष्ट ढंग से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ब्रीफ किया है तत्कालिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को, और उसमें वो लिखते हैं, इस पत्र के कुछ अंश इस प्रकार हैं: जो भी सूचना हमें मिली, चाहे वो सही हो या गलत, नाम वाले हों या गुमनाम वाले, सबको अच्छी तरह से जांच की गई। इसमें से 90% बातें झूठी हैं और अटकलों पर आधारित निकली। अधिकतर लोग आरएसएस पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने मिठाई बांटी, हत्या पर खुशियां मनाई, लेकिन जांच में ये सारे आरोप गलत पाए गए। आरएसएस पर आरोप ही क्या था? आरएसएस पर यही आरोप था कि आरएसएस के लोग गांधी की हत्या पर उत्साहित हुए, उन्होंने जश्न मनाया, मिठाइयां बांटी, और इसी बेस पे इन्होंने आरएसएस को प्रतिबंधित कर दिया और स्वयंसेवकों को अरेस्ट करना शुरू कर दिया था। इसी पत्र में आगे पटेल जी लिखते हैं नेहरू जी को, बापूजी की नीतियों और विचारों के विरोधी, जिसमें से कई लोग हिंदू महासभा और आरएसएस से जुड़े थे, उन्होंने इस हत्या का स्वागत जरूर किया, लेकिन इसके अलावा मौजूदा सबूतों के आधार पर आरएसएस या हिंदू महासभा के सदस्यों को इस साजिश से जोड़ने का कोई ठोस कारण नहीं है। आरएसएस हत्या के लिए जिम्मेदार नहीं है। और आगे लिखते हैं कि साजिश में शामिल लोगों के इकबालिया बयान से भी यह बात साफ हो जाता है कि आरएसएस का इस साजिश में कोई लेना देना नहीं है। जो लोग पकड़े गए, जो अभियुक्त हैं, उनके इकबालिया बयान से भी ये बात साबित हो रही है। ये पटेल जी नेहरू जी को बता रहे हैं, स्पष्ट ढंग से पत्र में लिख रहे हैं। और इसके बाद के घटनाक्रम में ये बातें और स्पष्ट हो जाएंगी आपको। 6 अगस्त 1948 को गुरुजी रिहा हो गए
और उन्होंने एक पत्र लिखा नेहरू जी को और उनसे मांग की कि आरएसएस पर प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाए। तो नेहरू जी ने जवाब दिया कि साहब ये डिपार्टमेंट तो हमारे अंडर में आता ही नहीं है, ये तो पटेल साहब का डिपार्टमेंट है, पटेल जी ही इसको देख रहे हैं। गृह मंत्रालय है, स्वाभाविक बात है पटेल जी देख रहे होंगे। और इसके बाद गुरु गोलवलकर जी ने गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी पत्र लिखा कि आरएसएस से बैन हटाया जाए। इस पत्र में भी उन्होंने वही मांग लिखी। इसका जवाब भी तत्कालिक गृह मंत्री उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गोलवलकर जी को दिया और उसमें लिखा कि प्रिय गोलवलकर, कांग्रेस में रहकर ही आप देश का भला कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरह से ये पूरा षड्यंत्र आरएसएस को कांग्रेस में समाहित करने का एक प्रयास चल रहा है। और ये बात और स्पष्ट हो जाती है जब मद्रास प्रेसिडेंसी के एडवोकेट जनरल राजू वेंकटराम शास्त्री को पटेल जी पत्र लिखते हैं। राजू वेंकटराम शास्त्री वो व्यक्ति थे जिन्होंने आरएसएस और सरकार की मध्यस्थता की थी। कई बार वो पटेल साहब से गृह मंत्रालय में भी चर्चा करते थे और गुरु गोलवलकर जी के पास भी जेल में जहां वो बंद थे उनके बीच में जो पुल का काम किया था वो राजू वेंकटराम शास्त्री जी ने किया था। उनको पत्र लिखा पटेल जी ने 16 जुलाई 1949 को और लिखते हैं कि मैं आरएसएस से प्रतिबंध हटाने के लिए उत्सुक हूं। मैंने अतीत में भी आरएसएस को ये सलाह दी थी कि अगर उन्हें लगता है कि कांग्रेस गलत रास्ते पर जा रही है तो उसे सुधारने के लिए एकमात्र रास्ता कांग्रेस को भीतर से सुधारना है। इसको यहाँ तो ये स्पष्ट है कि पटेल जी ने गुरु गोलवलकर जी को कहा था कि आप कांग्रेस में रहकर इस देश का भला कर सकते हैं, लेकिन आरएसएस शुरू से ही व्यक्ति निर्माण के लिए थी और उसका प्रयोजन ही किसी पॉलिटिक्स से जुड़ने का कभी नहीं रहा। तो इसलिए शायद ये बात बनी नहीं होगी। और दूसरी बात ये बात यही नहीं रुकी। कांग्रेस कार्य समिति में प्रस्ताव आया कि आरएसएस के लोगों को कांग्रेस में शामिल कर लिया जाए, लेकिन इसका विरोध नेहरू गुट करने लगा। नेहरू उस समय थे बाहर यूएस में और उस समय की ही बात है जबकि कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता जिन्होंने इस प्रस्ताव का समर्थन किया कार्य समिति में कि आरएसएस को कांग्रेस में शामिल किया जाए, वो समर्थन करने वालों में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो बाद में हमारे राष्ट्रपति बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो भी राष्ट्रपति बने, उस समय राष्ट्रपति नहीं थे, डीपी मिश्र, गोविंद बल्लभ पंत, इन लोगों ने खुलकर समर्थन किया इस चीज का। और पटेल जी तो स्वयं चाहते ही थे, लेकिन नेहरू वहां से लौटे और उन्होंने इस कार्य को रोक दिया। जबकि उसी समय मुस्लिम लीग के लोगों को तो लिया जा रहा था जिसने अभी 3 साल पहले ही भारत का विभाजन करवाया था। लीग के लोगों को कांग्रेस लेने के लिए तैयार थी, लेकिन आरएसएस के स्वयंसेवकों को, आरएसएस के सदस्यों को कांग्रेस में शामिल करने के लिए तत्कालिक कांग्रेस उस समय तैयार नहीं थी, नेहरू के नेतृत्व वाली। बाकी जिनका मैंने नाम लिया ये सब तो तैयार ही थे। तो इस तरह का सिनेरियो उस समय बन रहा था। लेकिन 6 अगस्त 1948 को गुरुजी रिहा हो गए। आरएसएस को प्रतिबंध से मुक्त करने के लिए दिसंबर में एक सत्याग्रह आयोजित किया गया। बहुत सारे स्वयंसेवकों ने उसमें अपनी गिरफ्तारियां दी। 9 दिसंबर को गुरुजी को पुनः गिरफ्तार कर लिया गया, फिर कुछ दिन में ही छोड़ दिया गया और इस तरह से चलता रहा। और आपको पता है कि किस तरह से फाइनली 12 जुलाई 1949 को आरएसएस से प्रतिबंध हटा लिया गया। लेकिन क्या ये प्रतिबंध शर्तों के साथ हटाया गया था? और इस तरह के नैरेटिव क्रिएट किए जाते हैं कि शर्तें ये थी, तो एक तो पॉलिटिकल किसी भी एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व नहीं होगे, इलेक्शन नहीं लड़ोगे और संविधान पर विश्वास करोगे। मतलब ये नैरेटिव क्रिएट किया गया कि आरएसएस संविधान पर विश्वास नहीं करती, और वो अभी भी चलाए जाते हैं समय समय पर। ये नैरेटिव था या ये फॉल्स नैरेटिव था, इसको समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा जो 14 अक्टूबर 1949 को बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बॉम्बे की विधान परिषद में जो कार्रवाई हुई है उस पे जब नजर जाएगी, वो विधानसभा की कार्रवाई में इसमें लल्लू भाई मकाम जी पटेल गृह मंत्री दिनकर राव एन देसाई जी से प्रश्न पूछते हैं कि क्या यह सत्य है कि प्रतिबंध हटा लिया गया है? उत्तर आता है हाँ। यदि हाँ तो प्रतिबंध हटाने का क्या कारण था?
उत्तर आता है कि क्योंकि उसे लागू रखना की आवश्यकता नहीं रह गई थी। फिर प्रश्न है कि प्रतिबंध हटाया जाना शर्ती है या बिना शर्ती। उत्तर आता है कि यह बिना शर्त था। फिर प्रश्न है कि शर्ती है तो क्या शर्त थी। उत्तर है कि नहीं, मतलब प्रश्न नहीं उठता, मतलब इसका मतलब हुआ कि बिना शर्त के जब प्रतिबंध हटा लिया गया है तो ये क्वेश्चन ही इनवैलिड है। फिर प्रश्न किया गया कि आरएसएस के पदाधिकारियों ने कोई वचन दिया है। इसका उत्तर आया नहीं। और फिर प्रश्न किया गया कि यदि हाँ तो वह क्या है। इसमें भी कि ऐसे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं बनता, एनए मतलब प्रश्न ही नहीं उठता। ना सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये जनता के डोमेन में है, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो ये स्पष्ट हो जाता है कि बिना किसी शर्त के आरएसएस के ऊपर से प्रतिबंध हटाया गया था। लेकिन इतना सब होने के बाद एक प्रश्न जो हमेशा दिमाग में पहुंचता है कि अगर ऐसी बात थी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रतिबंध लगाया ही क्यों आरएसएस पर। उसका सबसे मुख्य कारण नेहरू की आरएसएस से घृणा, और उस घृणा को आप समझने के लिए उनके 2 दिन पहले का वक्तव्य, जिस दिन गांधी की हत्या हुई उसके 2 दिन पहले 28 जनवरी 1948 को अमृतसर की एक सभा में नेहरू जी बोलते हैं कि मैं आरएसएस को जड़ मूल से समाप्त कर दूंगा। और उसी के 6 दिन पहले 22 जनवरी 1948 को, इवन 1947 में दिसंबर में उन्होंने एक पत्र लिखा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जीबी पंत को, और उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाओ, उसको प्रेशराइज किया, उसको उभरने मत दो। नेहरू जी यहाँ नहीं रुकते हैं। 5 जनवरी 1948 को उन्होंने पूरे देश में सारे मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा और उसमें लिखा कि आरएसएस को नियंत्रित किया जाए। और नेहरू की नफरत की पराकाष्ठा देखिए कि उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को लिखा कि आरएसएस को दबाओ, उसको समाप्त करो। और दूसरी तरफ उसी पत्र में ये भी लिखते हैं कि मुस्लिम लीग के बैठकों पर जो आप प्रतिबंध लगा रहे हैं उनको उसमें रियायत दीजिए, उनको बिल्कुल अरेस्ट नहीं होनी चाहिए, उनकी छूट की हिमायत कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आरएसएस को दबा रहे हैं, जो मुस्लिम लीग 3 साल पहले अभी भारत के 2 टुकड़े कर दिए है, उसके साथ इनकी आत्मीयता बहुत है। लेकिन आरएसएस के प्रति नेहरू की नफरत सबसे बड़ा कारण था गांधी की हत्या में आरएसएस का नाम डालकर आरएसएस को दबाने का, आरएसएस को समाप्त करने का, आरएसएस को कमजोर करने का। लेकिन हुआ इसका उल्टा। ये था तथ्यों और तर्कों के आधार पर जो मैं विश्लेषण कर सकता था। इसमें कुछ और चीजें हैं तो वो हमें आप बताएं, उस पर हम लोग और अध्ययन करेंगे और उस पर विचार विमर्श करेंगे और इस चीज को देश और दुनिया के सामने ले आएंगे कि किस तरह से षड्यंत्र के तहत फॉल्स नैरेटिव इस देश में गढ़े जाते हैं। आज की वीडियो इतनी ही बंधुओं, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।